नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम संस्कृत लैंग्वेज के पेपर की बात करेंगे। संस्कृत के हम 15 प्रश्न पेडागोजी के प्रश्न करेंगे, 15 आपके अपठित गद्यांश के प्रश्न करेंगे। यहाँ पे पैसेज आपका पूछा गया है, पैसेज से संबंधित पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि गद्य पद्यमयी वाकई है, पुराण कथा कथनात्मकई है, कला विशेषई है, भवती हरि कथा कालक्षेपई है, हरि कथा कालक्षेपई है, सत्कथा कालक्षेपई है चा अस्य नामांतरणी। कहीं ना कहीं गद्य पद्य से संबंधित यह पुराणिक जो कथानक होती हैं उसमें काल विशेष हरि कथा जो दी गई है उससे संबंधित आपका यह गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश से अब आइए प्रश्न करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न पूछा गया कि हरि कथा द्रविणदेशे कदा लब्ध प्रचारम भवति। आपके किस्तो परम विशे शतके, किस्तो परम नवमे शतके, किस्तो परम एकोनविंशे शतके या किस्तो परम द्वाविंशे शतके। तो यहाँ पे हम देखेंगे और कि आप ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से इसको खोज करके देख करके आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, इस लाइन को पढ़िएगा, इस लाइन को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, किस्त्रो परम एकोनविंशे शतके द्रविणदेशे लब्ध प्रचार। यहाँ पे क्या दिया गया है, एकोनविंशे दिया गया है। सभी लोग बताइएगा, ध्यानपूर्वक सभी को कमेंट करना है। सभी आपके अपने गद्यांश पद्यांश से ही पूछे जाते हैं, कहीं अलग से आपका कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इन्हीं पर भी आप फोकस करना, समझना है। एकोनविंशे आप देखेंगे थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है एकोनविंशे। ठीक है, तो हरि कथा द्रविणदेशे कदा लब्ध प्रचारम भवत्, तो किस्तो परम एकोनविंशे शतके, थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है। आपको ठीक है, आपको हिंदी रूपांतर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप गद्यांश को देखकर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि दशैर वाकई पुराण कथा कथनात्मकई है, कला विशेषे भवती हरि कथा, गद्यमयी है, पद्यमयी है, गद्य पद्यमयी है दोनों, या श्लोकमयी। किस प्रकार से आपका जो है पुराण कथा कथनात्मक जो है कला विशेष होता है, भवती हरि कथा। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपके हरि कथा में क्या क्या दिया गया है। तो हम यहाँ पे अब आपको देखेंगे, ये पहले ही लाइन में दे दिया गया है कि गद्य पद्यमयी पुराण कथनात्मक कलादिशे भवति हरि कथा। लेकिन अगर हम यहाँ कलाक्षेप हरि कथा कलाक्षेप बोलते हैं, नामांतरणी किस्त्रो एकोनविंशे शतके यहाँ पे आपका दिया ही गया है, तो आपके पहले ही लाइन में इसका उत्तर दे दिया गया है। क्या दिया गया है, गद्य पद्यमयी वाकई। तो गद्य पद्य वाला देखिएगा कौन सा आपका सही दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे गद्य पद्य दोनों, गद्य पद्यमयी है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। तो आपके गद्यांश में ही सारे प्रश्नों के उत्तर दिए रहते हैं, केवल हमें देखना है, समझना है और उन सभी का फीडबैक देना है। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि हरि कथाएं कति अग्नानि सन्ति, कितने अंगों की होती है हरि कथा, कति अंगानि सन्ति, कितने अंग होते हैं, 7, 9, 5, 8। तो जब आप इसको अपृत गद्यांश पद्यांश को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कितने अंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, देखिएगा कितने आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अंग वस्त्र देखिएगा कौन कौन से दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं। अंगवस्त्रम, शिरस्त्रम, रुद्राक्षमाला, सिंदूर तिलकम, कुंडलम, धृत्वम, कलारूपम, अवतारयति, यहाँ पे दिया गया ना। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं, गिनिए सभी लोग। अंग वस्त्रम यहाँ पे दिया गया है, वंदन श्लोक,
कितने दिए? 7 दिए गए। कितने दिए गए? 7 दिए गए। लेकिन जो आपका प्रश्न कह रहा है अंग, कितने अंग होते हैं? तो आप देखेंगे पंचपदी। कितना दिया गया है? पंचपदी। ठीक है, तो कितने हो जाएगा यहाँ पे? पंच। पंच देखिए किस हिसाब से, हरी कथा कितने अंगों की है? पंच। तो यानी कि 5 पंच वाला यानी जो ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अस्य कलारूपस्य उपज्ञाता कः भवति? अस्य कलारूप उपज्ञाता कब कृष्ण भवति? कृष्ण भागवतर। क्या हो जाएगा? कृष्ण भागवतर है। अस्य कलारूपस्य उपज्ञाता कृष्ण भागवतर भवति। अब आप बोलेंगे कहाँ से आपने पा लिया? तो जब आप इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है ना? सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए आप गद्यांश देख सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये लाइन भी आप देख सकते हैं जिसका जवाब हमने बताया है। कृष्ण भागवत राखई अस्य कलारूपस्य उपज्ञाता भवति। दिया गया है ना? A to Z आपके गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं अलग से नहीं प्रश्न पूछे गए हैं, ना कहीं आपको अलग से ढूंढना है। गद्यांश को पढ़िए, समझिए, यही उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर अर्थ निकालते नहीं बनता, शब्द को देखिए, प्रश्न पे कुछ ना कुछ शब्द मिलेगा उस लाइन का, तो आपको देखना है। किम गणे नानंतरम भवति? किम गणे नानंतरम भवति। अब सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग में जोर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब आप लोगों से क्या होगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बताना है किम गणे। गण मतलब होता है समूह। तो समूह में क्या नहीं है? अंगवस्त्र तो है, शिरस्त्रम भी है, रुद्राक्ष माला भी है, लेकिन पादुकम में नहीं। पादुकम नहीं है। आप देखें यहाँ पे क्या है? वंदन श्लोक, निरूपण, पंचपदी, अग्निवीतम, प्रथम पद इत्यादि पंचयुक्तम भवति। अंगवस्त्रम, शिवस्त्रम, रुद्राक्षमाला आपका दिया गया है, सिंदूर, तिलकम, कुंडलम, ये दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है? क्या नहीं दिया गया? पादुकम नहीं दिया गया है। इसलिए समूह में क्या नहीं है? पादुकम नहीं है। बाकी ये सारे समूह में दिए गए हैं। अब समझ गए सभी लोग अच्छे तरीके से? आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, और प्यारे से प्रश्न के लिए जवाब क्या होना चाहिए सभी लोग बताइएगा। प्रश्न दिया गया है कि हास्य रसस्य स्थायी भवति क्या है? हास्य का स्थायी भावना क्या होता है? स्थायी भाव बताना है। हास्य मतलब हंसी, हंसी का स्थायी भाव होता है हास, हास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंपल सा जवाब आप सभी लोगों को देना है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सर्वैः आस्वाद्यते अत्र का प्रयोग है। मतलब हमारा प्रश्न कह रहा है कि इसका आनंद हर कोई उठाता है, यहाँ क्या प्रयोग है? सर्वैः आस्वाद्यते अत्र का प्रयोग है। इसका आनंद हर कोई उठाता है, इसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम किस पर कर सकते हैं? कर्माणि, अपने कर्म पर कर सकते हैं। क्या करेंगे? कर्माणि। सर्वैः आस्वाद्यते, यहाँ पे आपका दिया गया है ना, वादम इत्तेषाम समच्च सम्मेलन रूपम कला रूपम सर्वैः आस्वाद्यते। ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है? इस लाइन से ही प्रश्न दिया गया है आपका। यहाँ पे दिया गया है प्रवचन गीतम वाद्यम इत्तेषाम समच्च सम्मेलन रूपम कला रूपम अद्वैशाते। दिया गया है ना? आप किस में दिया गया है कि वस्त्र सिर उपदेश गीत वाद्य के सामंजस्यपूर्ण संयोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न होगा वह कर्मों की, कर्माणि मतलब कर्म के आधार पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अब ये क्या है? उच्चारण शुद्ध विग्रह वाक्यम चित्वा लिखित। उच्चारण शुद्ध वहाँ पे विग्रह वाक्य आपको बताना है कौन सा होगा। उच्चारण शुद्ध का हम क्या लिखते हैं? सभी लोग बताइएगा। उच्चारण शुद्ध का विग्रह वाक्य क्या होता है?
उच्चारण में सुधार होता है। उच्चारण इसका क्या होगा, उच्चारणे शुद्ध है मतलब उच्चारण में सुधार है। उच्चारण हेतु सुधार नहीं होगा, उच्चारण का शुद्ध मतलब उच्चारण का सुधार इसका नहीं होगा। या उच्च नीच आदि नाम शुद्ध ही मतलब ऊंच नीच का शुद्धिकरण, तो ये नहीं होगा। उच्चारण शुद्ध है मतलब उच्चारण में सुधार, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध अशुद्ध संस्कृत में पूछे ही जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि के स्वयं फलानि न खादन्ति। स्वयं फल कौन नहीं खाता है? मनुष्य स्वयं फल खाते हैं, नद्या है, संजना है, ठीक है, और कौन कौन से होता है सभी लोग बताइएगा। नदियाँ, सज्जन, तो कहीं नहीं। स्वयं फल, वृक्ष जो फल देते हैं वह स्वयं नहीं खाते हैं। यहाँ पे वृक्ष सही होगा, कुछ लोग नदी भी बोल सकते हैं, लेकिन वृक्ष यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिन्होंने वृक्ष लगाया होगा उनको ही नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग तैयार हैं? चलिए आ चुका अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। मेरे सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी लोग कमेंट कीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए प्रश्न हमारा दिया गया है, जलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, मतलब जल का पर्यायवाची। पर्याय पद मतलब होता पर्यायवाची, तो जल का पर्यायवाची क्या होता है? वरिवाह मतलब जलकुंड हो गया, फलानी मतलब अमुक हो गया, नद्य मतलब नदी हो गया, अम्भ मतलब होता है जल ही स्रोत है, तो जल का पर्यायवाची अम्भ हो जाएगा। यहाँ पे अम्भ का अर्थ क्या होता है? जल ही स्रोत। ठीक है, यशवी ने अम्ब को सही माना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका लाजवाब दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है सभी लोग बताइएगा। प्रश्न ये दिया गया है कि वरिवायाः किम न आदन्ति, अर्थात धाराएं क्यों नहीं खाती है। वरिवराय किम न आदन्ति मतलब खाना, यहाँ पे आदंत दे दिया गया तो इसलिए खाती हो जाएगा। ठीक है, तो वरिवराय मतलब होता है धाराएं। धाराएं क्यों नहीं खाती हैं? अब आपके ऑप्शन से, तो धाराएं क्या नहीं खाती हैं सभी लोग बताइएगा, या धाराएं क्यों नहीं खाती हैं ये बताना है। तो धाराएं जो होती हैं फलानी मतलब अमुक, नदियाँ हो गई, सस्यम, सस्यम मतलब क्या होता है? सस्यम मतलब होता है फसल। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया वरिवराय किम न आदन्ति, तो यहाँ पे फसल हो जाएगा। ये आपका जो पढ़ित दिया गया है, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभं स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु परिवाहाय परोपकाराय सताम विभूतयैः। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है साथियों कि नदियाँ स्वयं पानी पीती हैं, पेड़ स्वयं फल नहीं खाते हैं, और जो नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह मतलब जल की धाराएं फसल को नहीं गुजारती, और परोपकाराय सताम विभूतयैः अर्थात सद्गुणी की महिमा दूसरों के हित के लिए होती है। परोपकार मतलब सद्गुण। ठीक, ये आपका दिया गया है, इससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है परोपकाराय शब्दे का विभक्ति। परोपकार शब्द की विभक्ति पूछी जा रही है, सभी लोग बताइएगा। परोपकार कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो विभक्तियां बनना चाहिए आप सभी से, याद रखिएगा। नामभय इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। नामभय का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइएगा संधि विच्छेद क्या होगा। तो ना धन अम्बय, ना यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है और अम्बय हो जाएगा, ना धन अम्बय। अगर यहाँ पे संधि नाम की बात आए तो कौन सा संधि होगा सभी लोग बताइएगा। संधि नाम यहाँ से कौन से हो जाएगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका संधि नाम क्या होगा। हमने आपको संधि विच्छेद करके बता दिया, अब आपको सर्च करके संधि नाम बताना है। चलिए सभी लोग सर्च करिएगा, संधि नाम बताइएगा। परोपकाराय के भवन्ति, परोपकार कौन करता है?
तो परोपकार जो होता है वह विभूतई ही करता है। कौन करता है परोपकार? विभूतई है। अकॉर्डिंग टू विभूतई मतलब गौरव। परोपकार गौरव लोग करते हैं। परोपकार कैसा कार्य है? गौरव का कार्य होता है। दूसरे की मदद करना, परोपकार न करना, दूसरे के लिए कार्य करना। अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है कि नादंती सस्यम खलु वारिवायाः अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। इस वाक्य में फसल वास्तव में पानी की धाराएं नहीं गुजरती हैं, इसमें विभक्ति पूछी जा रही है, अव्यय पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अलू, खलु। क्या हो जाएगा यहाँ पे? खलु। थर्ड वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि स्त्री इत्यत्र शुद्धम संख्यावाचक विशेषण किम। तो स्त्री में शुद्ध विशेषण वाक्य क्या होगा? तो स्त्री से संबंधित हो जाएगा आपका विंशति। विंशति संख्यावाचक विशेषण अगर स्त्री से यहाँ पे दिया गया तो विंशति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंशति। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कृष्ण हृदय पदस्य कति रूपाणि भवन्ति। कृष्ण हृदय जो पद दो दिए गए हैं इनके रूप पूछा जा रहा है। तो सभी लोग बताइएगा कितने रूप होते हैं? यहाँ पे 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। कृष्ण रिद्धि पद में कितने रूप होंगे? 3 रूप। 3 निकल लेना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो और भी आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट क्यों होगा आइए समझते हैं, जानते हैं और आप लोगों का फीडबैक जानते हैं। प्रश्न कह रहा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि इत्यत्र रेखांकित पदस्य को अर्थ है। अब यह उद्यमेन का अर्थ पूछा जा रहा है। उद्यमेन का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। उद्यमेन मतलब होता क्या है? उद्यम। उद्यमेन मतलब उद्यम। उद्यम से संबंध होता है परिश्रम से, तो परिश्रमेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिश्रमेण हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है त्वया कविताम श्रूयते शुद्धम करोति। चलिए सभी लोग बताइएगा। इसका आंसर भी आ चुका है हमारे पास। आप कविता सुने सही हैं। त्वयम कविता मतलब त्वय मतलब आप जो है कविता सुने, शुद्ध रूप सुने। तो यहाँ पे क्या सुने? कविता। आपने कविता सुनी लेकिन कविता का शुद्ध रूप बताना है। तो शुद्ध रूप में हम कविता क्या लिखते हैं? का लिखते हैं, छोटी वी लिखते हैं और बड़ा ता लिखते हैं। प्रश्न सरल था लेकिन समझना थोड़ा कठिन था। ठीक है, ये हमें बताना था कि कविता जो है कविता का शुद्ध रूप हमें बताना था, समझना था। ठीक है, चलिए क्या आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रमिकैः वेतनम लभते शुद्धम करोति। श्रमिकैः वेतनम लभते। अब यहाँ पे शुद्ध करना है वाक्य को। चलिए शुद्ध कीजिए सभी लोग। शुद्ध शुद्ध आएगा, 2 नंबर कन्फर्म कर लीजिएगा अभी से ही। कर्मचारी को भुगतान मिलता है। तो श्रमिकैः को हम क्या लिख सकते हैं? श्रमिकैः लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कर्मचारी मतलब किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, श्रमिकैः हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्मचारियों को भुगतान मिलता है। तो यहाँ पे श्रमिकैः है। कह ना करके हम क्या करेंगे? कै करके 2 बिंदी लगाएंगे। कै, ये शुद्ध रूप आपका हो जाएगा। ठीक है, इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझना है और एग्ज़ाम को फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है, सपने को साकार करना है, माता पिता के सपने को साकार करना है। अब सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों को फीडबैक करना है कि परोपकार में जो है संधि समासयोः समुचित युगम किम। परोपकार में कौन सी संधि होगी और कौन सा समास होगा वो आपको ग्रुप बताना है। देखिए परोपकार में अगर हम संधि की बात करें तो गुण संधि होती है, पर धन उपकार हो जाएगा। और समास की बात करेंगे परोपकार तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वैसे ही हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब संधि समास एक ही प्रश्न से पूछ लिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भाषायाः कार्यमस्ति। भाषा का कार्य क्या होता है? भाषा का कार्य संप्रेषण के रूप में भी होता है, भावात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भी होता है और सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में भी होता है।
तो ये सारे भाषा के कार्य हो जाएंगे। अर्थात प्रदत्त सर्वे विकल्प, मतलब जितने भी विकल्प आपको दिख रहे हैं ये सभी विकल्प जो है भाषा के कार्य हो जाएंगे। अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी ब्रदर सिस्टर टीचर सभी लोग समझ पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, समझिएगा। प्रश्न कह रहा है पारिवारिकी प्रणाली कस्याम शिक्षा पद्धतौ आसीत्। कौन सी शिक्षा व्यवस्था परिवार व्यवस्था थी? वैदिक शिक्षा पद्धति, जन शिक्षा पद्धति, आंग्ल शिक्षा पद्धति या बौद्ध शिक्षा पद्धति। तो सभी लोग जानते हैं जो शिक्षा व्यवस्था परिवार व्यवस्था कहलाती है उसी को हम वैदिक शिक्षण विधियां कहते हैं, वैदिक शिक्षा पद्धति कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आंग्ल शिक्षा का होता मतलब अंग्रेजी, जैन शिक्षा और ये बौद्ध शिक्षा। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। ठीक है, सभी लोग समझ गए मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी ब्रदर सिस्टर। आइए बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया गया है कि भाषा शिक्षणे पुस्तकम अस्ति। क्या भाषा सीखने के लिए कोई किताब है? भाषा शिक्षणे पुस्तकम अस्ति। पुस्तक जो हो भाषा सीखने के लिए पुस्तक क्या होगी? साध्य होगी, साधन होगी, साधन होगा, प्रदत्ता है सर्वे विकल्प। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखने के लिए, शिक्षण करने के लिए पुस्तक क्या होती है? साधन हो सकती है, ना कि साध्य हो सकता है। साध्य वो कहलाता है जो आपका टारगेट होता है, अचीवमेंट होता है, उसको हम साध्य बोलते हैं। लेकिन वो जो रास्ते में आपको मदद करता है वो साधन कहलाता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षणे पुस्तकम अस्ति साधनम क्या हो जाएगा? साधन कहलाएगा। ये हिंदी में भी पूछा जाता है और कभी कभी अंग्रेजी में भी संस्कृत लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रकार से पहले हिंदी में पूछा जाता था, अब संस्कृत भाषा में भी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? शिक्षकस्य कक्षायाम पाठ सहगामी क्रियाणाम उपयोगस्य उद्देश्यम भवति। अर्थात शिक्षक कक्षा में पाठ के साथ आने वाली जो गतिविधियां होती हैं उनका उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? केवल रुचि को जागरण करने के लिए होता है या कल्पना तक शक्ति का निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? तो कहीं ना कहीं रुचि का उच्चारण ये भी पॉजिटिव हो जाता है और कल्पना तर्क निरीक्षण शक्ति का अगर विकास किया जा रहा है तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। जब दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं अर्थात यह दोनों सही होंगे, 1 और 2, अर्थात जो थर्ड वाला ऑप्शन कह रहा था बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग बताइएगा, प्रश्न को पढ़िएगा कि भाषा शिक्षण समावेशी कक्षा एका समस्या अति यतो ही यत। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तब आप सोचिएगा जब भाषा की शिक्षा के समावेशी कक्षा में एक समस्या कोई आ जाती है तब आप क्या करेंगे? भाषा की या भाषा शिक्षण की समावेशी कक्षा में अगर कोई दिक्कत आती है, समावेशी कक्षा के लिए भाषा सीखने एक समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ छात्रेषु समान रुचि अभावे भवति। क्योंकि छात्र बालक बालिके समान रूप से जो है रुचि में अभाव होता है। छात्राणाम योग्यतासु असमानता भवति। विद्यार्थियों की योग्यता में असमानता होती है। उपयुक्त भाषा परिवेशस्य निर्माणम न भवति। उपयुक्त भाषाई वातावरण नहीं बन पाता है। यह सर्वानुकूल पाठ्य सामग्री अभावे भवति। सर्वसमावेशी पाठ्य पुस्तकों का अभाव। तो ईएसबी ने किसको सही माना है? ईएसबी ने यहाँ पे आप लोगों को डी ऑप्शन को सही माना है कि सर्व समावेशी पाठ्य पुस्तक का अभाव के कारण समावेशी कक्षा के लिए भाषा सीखने एक समस्या हो जाती है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा व्याकरण शिक्षण यत् उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति। देखिए व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही सिंपल से भाषा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है। तो व्याकरण शिक्षण पढ़ाने का उद्देश्य पूछा जा रहा क्या होता है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा संबंधी त्रुटियाँ, अर्थात भाषा दोषाणाम ज्ञानम, भाषा संबंधी त्रुटियों का ज्ञान। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना पूछे आछे आपको आंख बंद करके ऑप्शन सही करके आएंगे। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, माँ सरस्वती जी की अनुकंपा है, आशीर्वाद है उनका, और उनका ही आशीर्वाद से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। ज्ञान की जो महिमा है, ज्ञान का जो बहाव है, ज्ञान की जो नदी है वो आप लोगों में प्रवाह हो रही है। तो आकलन से निकसई है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। आकलन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आकलन में सभी लोग बताना है आकलन से निकषय, इसके लिए क्या हम बोल सकते हैं?
तो आकलन का निश्चय जो हम क्राइटेरिया बोला जाता है वह विद्यार्थियों के सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम को हम बोलते हैं, यानी बालक बालिकाओं के सामर्थ्य के अनुसार छात्रों की क्षमताओं का सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं, उसको ही आकलन का क्राइटेरिया। तो आकलन का क्राइटेरिया क्या होगा? छात्रों की क्षमताओं का सामान्य ज्ञान करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का गलती किया था और इसी गलती की वजह से जो है काफ़ी लोगों के नंबर कम आए थे इस नंबर पे। अस्मिन् वादे संज्ञानात्मक काव्य व्यवस्था है संवर्धनई है भाषा अव्यक्तई है पूर्ववर्ती भवेदई है भवेद इति परिगणते। अर्थात जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है इस तर्क से हमें पता चलता है, इस तर्क से मानते हुए कि संज्ञानात्मक प्रणाली की जो भाषा अभिव्यक्ति है, संज्ञानात्मक प्रणाली की जो भाषा अभिव्यक्ति है, इससे पहले क्या हम बोल सकते हैं? तो भाषा, देखिए जब भी संज्ञानात्मक का जिक्र होगा, संज्ञानात्मक काव्य व्यवस्था का जिक्र होगा, इसमें भाषा व्यक्ति की पूछी जा रही, तो आंख बंद कर पियाजे जी महोदय की पद्धति को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके इस ऑप्शन को सही कर लेना है और माँ सरस्वती जी को याद कर लेना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद कर लीजिएगा, सभी लोग समझिएगा, माँ सरस्वती जी को प्रणाम कर लीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रणाम करते हुए जवाब देना है और जवाब आप सभी लोगों को क्या रहेगा? सभी लोग बताइए। जवाब आ चुका है, प्रश्न भी आ चुका है कि वाचन संदर्भई है संचयी कौशलेन अभिप्राय अस्ति। अर्थात पढ़ने का संदर्भ कौशल का इकट्ठा करने का किससे संबंधित होता है? इसका अभिप्राय क्या होता है? क्या वह टिप्पणी स्वीकार होगा, विश्लेषण होगा, व्याख्या होगा या टिप्पणी निर्माणम होगा? इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। सभी लोग बताइएगा कि पढ़ने के संदर्भ में, वाचन संदर्भ में संचय कौशल को इकट्ठा करने से अभिप्राय क्या होता है? कौशल को इकट्ठा करने से अभिप्राय क्या होगा? इसका जवाब आप सभी को देना है और 30 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करना है। डेली आपको 7 PM to 7:30 PM में हमारी क्लास होती है, याद रखिएगा। और जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी। अभी प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्लासेज आएंगी सभी सब्जेक्ट वाइज, सभी सर मैम पढ़ाएंगे, सभी का क्लास, सभी का टाइमिंग सेट कर दिया जाएगा, सभी की लाइव क्लास आएगी। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, हर एक क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, अपनी माता पिता के सपने को साकार कीजिएगा और माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए तैयारी करिएगा। वादा करता हूँ आपका सपना साकार 101% होगा। जय हिंद साथियों, मिलता हूँ अगली क्लास पे, अगले सेट पे, अगले पेपर पे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद सभी का।